कुछ सही से बोल ही नहीं रहे हैं, बस मोबाइल पे डाल दे रहे हैं, पता लगेगा फोन कर देंगे, नंबर ले रहे हैं, जिसके पास जो यही कर रहे हैं बार बार। 11 बजे से लेके अब तक मेरा बच्चे नहीं मिले। ये क्या मदद हो रही है? सरकार कृपा करके मेरा बच्चा मिला दो। जोगी जी आपके बात पे हमने आई थी। दोस्तों, आप लोग तो जानते ही होंगे कि इस बार के महाकुंभ मेले में बहुत सारे लोग एक दूसरे से बिछड़ गए थे और दोस्तों बहुत सारे परिवार वाले एक दूसरे से मिले भी थे। लेकिन दोस्तों इन्हीं में से एक 35 साल की महिला थी जो अपनी गांव की कुछ महिलाओं के साथ कुंभ मेले में स्नान करने के लिए गई हुई थी। लेकिन दोस्तों जिस दिन मेले में भगदड़ मचा था उस दिन ये महिला अपनी गांव की महिलाओं से बिछड़ गई थी। दोस्तों बिछड़ने के बाद घबराते हुए ये महिला कई लोगों से मदद मांगने की कोशिश की थी, तो कुछ लोग इसको बताते हैं कि पुलिस से सहायता मांग लो, वहां से तुम्हारी मदद हो सकती है। तो दोस्तों ये महिला दौड़ते हुए पुलिस बूथ की तरफ जाती है और एक पुलिस वाले से कहती है कि साहब मैं अपनी गांव की महिलाओं के साथ यहाँ पर आई थी, मैं बिछड़ गई हूँ, मुझे घर जाना है, आप मेरी मदद कर दीजिए। तब दोस्तों वो पुलिसकर्मी कहता है ना कि आप घबराइए मत, आप कहाँ की रहने वाली हैं, आपको किसी का मोबाइल नंबर याद है? तब दोस्तों वो महिला रोने लगती है और कहती है कि साहब मेरे पास फ़ोन तो नहीं है और किसी का मोबाइल नंबर भी मुझे याद नहीं है, मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं। तभी दोस्तों कुछ महिलाएं और वहां पर आ जाती हैं और उस पुलिस वाले से कहती हैं कि साहब हमारे पति खो गए हैं, आप उनको ढूंढने में हमारी मदद कर दीजिए। तो दोस्तों पुलिसकर्मी उन महिलाओं से बात करने लगता है, उनके पति का नाम, उनका एड्रेस पूछने लगता है। तब तक दोस्तों और कुछ लोग वहां पर आ जाते हैं और उस पुलिस वाले से पूछताछ करने लगते हैं। दोस्तों वहां पर भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो दोस्तों ये जो महिला है ना, ये निराश होकर वहां से चली जाती है और किसी और से मदद मांगने के लिए ढूंढने लगती है। अब दोस्तों मदद मांगने के लिए वो महिला इधर उधर भटकती रहती है। तभी दोस्तों एक व्यक्ति उसके पास आता है और उससे कहता है कि बहन जी क्या हुआ है, आप इतना परेशान क्यों लग रही हैं? तब दोस्तों वो महिला अपने आंसुओं को पोंछती है और बताती है कि देखिए ना, मैं अपने परिवार वालों के साथ यहाँ पर आई थी और मैं उनसे बिछड़ गई हूँ, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, लेकिन कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है। तब दोस्तों वो व्यक्ति उस महिला से कहता है ना कि देखिए बहन जी आप परेशान मत होइए, मैं जानता हूँ यहाँ पास में एक जगह है जहाँ पर प्रयागराज के बड़े बड़े पुलिस अधिकारी लोग बैठते हैं, आप वहाँ पर जाएंगी तो चुटकी में आपका काम हो जाएगा, आप मेरे साथ वहाँ पर चलिए, आपको वहाँ पर मदद मिल जाएगी, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। दोस्तों वो महिला ना थकी हुई थी और रो रही थी और उसको कोई मदद नहीं मिल रहा था। तो दोस्तों वो महिला ना उस व्यक्ति के ऊपर भरोसा कर लेती है। तो दोस्तों वो व्यक्ति क्या करता है कि प्रयागराज मेले से कुछ दूर सुनसान इलाके में उसको लेकर जाता है जहां पर कोई नहीं होता है। अब दोस्तों ये महिला उससे पूछती है कि आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं, यहाँ पर तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों वो व्यक्ति कहता है ना कि बस आगे चलिए, थोड़ा सा आगे चलिए, देखिए वहां पर टेंट लगा हुआ दिखाई दे रहा है, उसी टेंट के अंदर सभी अधिकारी लोग बैठे हुए हैं। अब दोस्तों वो महिला जैसे ही टेंट के अंदर कदम रखने की कोशिश करती है ना, तभी दोस्तों वो अनजान व्यक्ति उस महिला को पीछे से ऐसे धक्का देता है। दोस्तों टेंट के अंदर 3-4 लोग और बैठे हुए थे। अब दोस्तों वो सभी लोग उस महिला को पकड़ लेते हैं और फिर उसके मुंह के ऊपर एक रुमाल रख देते हैं जिसमें कुछ नशीला पदार्थ मिलाया हुआ था। दोस्तों वो महिला पहले तो छटपटाने लगती है, इधर उधर भागने की कोशिश करती है, लेकिन फिर कुछ देर बाद उस रुमाल की वजह से वो एकदम से बेहोश जाती है। लेकिन दोस्तों जब उसको होश आता है ना, तो वो महिला अपने आप को एक बंद कमरे में पाती है। जब उसकी नींद खुलती है तो उसका शरीर एकदम से थका हुआ महसूस होता है, उसको कमजोरी महसूस होती है। तो दोस्तों उस महिला को एहसास हो जाता है ना कि जरूर उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। दोस्तों वो महिला चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, लेकिन उस अंधेरे कमरे में उसकी आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि दोस्तों जहां पर वो लोग इस महिला को कैद किए थे ना, वहां से कोसों दूर आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था, ना तो कोई घर दिखाई दे रहा था, ना ही कोई मकान दिखाई दे रहा था। तभी दोस्तों कुछ घंटे का वक्त गुजरता है, तभी कुछ लोग जीप लेकर वहां पर आ जाते हैं और उस महिला को फिर से बेहोशी की हालत में सुलाते हैं और प्रयागराज से लगभग 100 किलोमीटर दूर आधी रात को अंधेरे में एक जंगल में लेकर चले जाते हैं। दोस्तों उस समय जो महिला थी ना, वो होश में नहीं थी, लेकिन जीप जब कच्चे रास्ते से होते हुए जंगल की तरफ आगे बढ़ रही थी और जब महिला का शरीर उस जीप में इधर उधर हो रहा था, तो धीरे धीरे उसको होश आने लगा था। लेकिन दोस्तों वो महिला अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस नशे की वजह से उसका सर बहुत ज्यादा भारी था और वो कुछ समझ में नहीं पा रही थी कि उसके आसपास क्या हो रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं ना
कि जंगल के बीचों बीच में एक बहुत ही पुराना मकान बना हुआ था और मकान के चारों तरफ बांस की झाड़ियां लगी हुई थी और दोस्तों बीच में से एक छोटा सा रास्ता निकला हुआ था, जिस रास्ते से वो लोग उस महिला को लेकर उस टूटे फूटे मकान के अंदर चले गए थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं ना कि ये लोग वहां पर पिछले कई महीनों से रह रहे थे। हालांकि ये पुष्टि मैं नहीं कर सकता हूं कि पिछले कितने महीनों से रह रहे थे, लेकिन कई महीनों से वहां पर अपना ठिकाना बनाए थे और ये लोग लड़कियों की तस्करी करने वाले गिरोह से जुड़े हुए थे। दोस्तों पहले भी कुंभ से कई लड़कियां गायब हुई थी और ये लोग उठाकर लेकर आए थे और दूसरे दूसरे राज्यों में उन लड़कियों को बेच दिए थे और दोस्तों कुछ को वहीं पर बंधक बनाकर रखे हुए थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं ना कि आप लोगों को विश्वास भी नहीं होगा, लेकिन दोस्तों जब उस महिला को होश आता है दोस्तों वो महिला ना खुद को एक बहुत ही गंदे और अंधेरे कमरे के अंदर पाती है। दोस्तों उसके हाथ और उसके पैर में रस्सियां बांधी हुई थी, एकदम जकड़े हुए थे। तभी दोस्तों कुछ दिन के बाद एक व्यक्ति उस कमरे के अंदर आता है, तो ये जो महिला है ना ये उसके सामने हाथ जोड़कर फुट फुट कर रोने लगती है। दोस्तों वो कहती है ना कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, घर पर मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं, मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तब दोस्तों वो व्यक्ति हंसते हुए उस महिला से कहता है ना कि घर परिवार के बारे में भूल जाओ, अब तुम्हारा कोई भी घर नहीं है। अब दोस्तों इस बात को सुनकर वो महिला फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन अगले दिन फिर से वो महिला उसके सामने विनती करती है कि मेरा पति का क्या होगा, प्लीज मुझे छोड़ दो, वो मुझे ढूंढ रहा होगा, मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है, रात को उसको नींद नहीं आती है, मैं उसको अपनी गोद में सुलाती हूँ। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं ना कि वो व्यक्ति बहुत ही पत्थर दिल वाला था। दोस्तों वो व्यक्ति उस महिला की बात को नहीं सुनता है और कमरे के अंदर छोड़कर बाहर से दरवाजा बंद करता है और चला जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं ना कि उस महिला का नाम रमा था, जो कि प्रयागराज से लगभग 350 किलोमीटर दूरी पर रहती थी, उसका वहीं पर घर था। दोस्तों उसके पति का नाम सुरेश था, जो कि एक किसान था। उसके पति की उम्र लगभग 38 साल के आसपास थी और दोस्तों वो दिन रात खेतों में मेहनत करता रहता था। उसके 2 बच्चे थे, एक 8 साल का बेटा था, रवि नाम था उसका, और एक 5 साल का बेटी थी जिसका नाम पूजा था। दोस्तों उस समय रमा को घर की बहुत चिंता सता रही थी और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं ना कि लगभग 28 दिनों तक रमा उस व्यक्ति से बार बार छोड़ने की गुहार लगा रही थी, अपने बच्चों की कसम दे रही थी, उसके बच्चों की कसम दे रही थी, उसके बीबी की कसम दे रही थी, कभी भगवान की कसम दे रही थी। लेकिन दोस्तों वहां पर उसकी आवाज को सुनने वाला कोई नहीं था। वो दरिंदा उसकी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। दोस्तों ये महिला कई कई दिनों तक भूखी रह जाती थी और उसको खाना देने वाला भी कोई नहीं था। जब रात को अक्सर चिल्लाने लगती थी तो दोस्तों वो लोग बंदूक की नोक पर इसको चुप करा दिया करते थे। तभी दोस्तों एक दिन की बात है, एक रात उस ठिकाने पर कुछ गाड़ियों की आवाज सुनाई दी थी। दोस्तों वहां पर 4-5 लोग आए हुए थे जिनके चेहरे पर नकाब था, वो अपने चेहरे को छुपाए हुए थे। अच्छा दोस्तों एक चीज और मैं आप लोग को बता दूं कि रमा वहां पर अकेली नहीं थी। रमा तो कुंभ मेले से वहां पर गई हुई थी, उसको उठाकर लेकर आए थे, लेकिन दोस्तों और भी वहां पर अलग अलग शहर से अलग अलग देश की लड़कियां थी जिनका अपहरण करके वहां पर उनको रखा गया था। लगभग दोस्तों वही कोई 30 से 35 लड़कियां होंगी। दोस्तों जब लुटेरे उन लड़कियों को कमरे से निकाल कर ट्रक में बैठाने लगते हैं तो दोस्तों वहां पर लड़कियों की संख्या ज्यादा होती है और वहां पर जो वो लड़के होते हैं जो नकाब पहने होते हैं वो लोग सिर्फ 5 से 6 लोग होते हैं। दोस्तों जब सभी लड़कियां कमरे से निकलती हैं तो कुछ लड़कियां ट्रक में चुपचाप बैठ जाती हैं और दोस्तों कुछ लड़कियां इधर उधर भागने लगती हैं। दोस्तों जब वो लड़कियां भागती हैं ना तो वो लुटेरे भागती हुई लड़कियों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों उन्हीं में से एक लड़की होती है जिसका नाम रमा होता है। दोस्तों उसको ऐसा लगता है ना कि अगर वो उसी वक्त वहां से नहीं भाग पाएगी तो फिर जीवन में कभी नहीं भाग पाएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं ना कि रमा उस समय ट्रक में बैठ चुकी थी, लेकिन जब वो 5 व्यक्ति उन लड़कियों को पकड़ने लगते हैं, उनके पीछे दौड़ने लगते हैं, तो रमा ट्रक से नीचे उतरती है और फिर जितना भाग सकती थी उतना भागती है। दोस्तों उस समय रात का अंधेरा था तो इसको छुपने में भी आसानी हो रही थी। दौड़ते हुए हाफते हुए जब एक जंगल के किनारे पहुंचती है तो दोस्तों एक ट्रक वहां से जाता हुआ दिखाई देता है। अब दोस्तों रमा क्या करती है ना कि लड़खड़ाते हुए पैरों से बीच सड़क में जाकर खड़ी हो जाती है और अपना दोनों हाथ ऐसे ऊपर उठाकर ट्रक वाले से मदद मांगने की कोशिश करने लगती है। तो दोस्तों ट्रक वाला गाड़ी को साइड में लगा देता है और जब उस महिला के पास जाता है ना तो दोस्तों उस महिला की शक्ल को देख के, उसकी हालत को देख के वो समझ जाता है ना कि इसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है, इसके साथ जरूर कुछ ना कुछ गलत हुआ है। दोस्तों रमा उस समय पानी पीने के लिए तड़प रही थी, तो जो ट्रक वाले थे वो लोग उसको पानी पिलाते हैं
और फिर पास के ही एक थाने पर लेकर चले जाते हैं। तो दोस्तों पुलिस वालों के सामने रमा रो रो कर अपनी पूरी कहानी बताती है कि कैसे और किस तरीके से उसको कुंभ मेले से अगवा किया गया था और फिर 28 दिनों तक किस तरीके से बंधक बनाकर रखा गया था। दोस्तों पुलिस वाले बहुत अच्छे होते हैं। पुलिस वाले क्या करते हैं कि सबसे पहले उसको अस्पताल में ले जाकर उसका इलाज करवाते हैं, फिर जब ठीक होती है तो उसका बयान लेते हैं, FIR दर्ज की जाती है। अब दोस्तों जब ये बात उसके पति को पता चलता है ना, तो उसका पति फौरन दौड़ते हुए भागते हुए वहां अस्पताल में आकर पहुंच जाता है। और जब रमा अपने पति को अपने आंखों के सामने देखती है, 1 महीने बाद देखती है, तो दोस्तों एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं ना कि रमा के पति का नाम सुरेश था। सुरेश रोते हुए रमा से कहता है ना कि रमा तुम कहाँ चली गई थी, हम लोग तुम्हें मरा हुआ समझ चुके थे, लेकिन तुम इतने दिनों तक कहाँ थी। तब दोस्तों रमा फूट फूट कर रोने लगती है और बोलती है ना कि सुरेश वो लोग मुझे कुंभ मेले से उठाकर लेकर चले गए थे, वो लोग मुझे जंगल में कैद करके रखे थे। दोस्तों वो बेचारी रोते हुए अपनी पूरी कहानी अपने पति को बताती है कि कैसे 28 दिनों तक उसको बंधक बनाकर रखा गया था और किस तरीके से वो भागकर सड़क पर पहुंची थी। और जब ये बात उसका पति सुनता है तो बहुत ज़्यादा फुट फुट कर रोता है और गुस्सा भी होने लगता है। दोस्तों सुरेश अपने बच्चों को भी लेकर अस्पताल में पहुंचा था, तो रमा अपने बच्चों को सीने से लगा लेती है। दोस्तों 8 साल का रवि होता है और 5 साल की पूजा होती है। ये दोनों अपनी माँ को देखते हैं ना, तो देख कर रोने लगते हैं। तभी दोस्तों रवि कहता है ना कि माँ तुम हमें छोड़कर कहाँ चली गई थी। दोस्तों रमा अपने बच्चों को गोद में बैठाती है और उनको सीने से लगाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन दोस्तों अगली सुबह रमेश उसको अस्पताल से डिस्चार्ज करवाता है, थाने पर लेकर जाता है और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पूरी घटना की जांच की जाती है और मामला दर्ज कर लिया जाता है। दोस्तों उन आरोपियों के खिलाफ धारा 366 अपहरण का और धारा 376 बलात्कार का और धारा 376 मानव तस्करी का और धारा 342 गलत तरीके से कैद करना, ये 4 धाराएं इनके ऊपर लगाई जाती हैं और ये मामला दर्ज कर लिया जाता है। दोस्तों पुलिस वाले जंगल में बने हुए उस ठिकाने पर जाकर उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर कुछ सुराग मिलता है, जैसे कि कुछ रस्सियाँ मिलती हैं, कुछ नशीली दवाई मिलती हैं, कुछ फटे पुराने लड़कियों के कपड़े मिलते हैं। हालांकि दोस्तों उस गिरोह के सभी लोग वहाँ से फरार हो चुके थे, कोई भी वहाँ पर नहीं था। दोस्तों मैं आपको बता दूं ना कि रमा हिम्मत दिखाते हुए वहाँ से भाग जाती है, तो शायद उसको अपनी ज़िंदगी जीने का एक और मौका मिल जाता है। लेकिन दोस्तों ज़रा सा आप लोग एक बात सोचिए कि जो लड़कियां अभी भी उनके कैद में फंसी होंगी तो उनकी हालत कैसी होगी। दोस्तों पुलिस अभी भी उन अपराधियों की तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक किसी को ये बात पता नहीं है कि वो लोग कहाँ छिपे हुए हैं। अभी तक ये सिर्फ और सिर्फ एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों ये कहानी सिर्फ एक महिला की नहीं है, बल्कि उन तमाम लोगों की है, उन तमाम लड़कियों की है जो भीड़ में खो जाती हैं और फिर कभी अपने घर लौटकर नहीं जा पाती हैं। दोस्तों ये कहानी हमें सिखाती है कि घटना कभी भी घटित हो सकती है, कभी कोई घटना बता के घटित नहीं हो सकती है। मेला हो चाहे कोई भीड़ भाड़ वाली जगह हो, हमेशा अपने परिवार के साथ रहना है, कभी भी साथ नहीं छोड़ना है। बच्चों का और अपनों का हाथ हमेशा मजबूती से थामे रखना है, क्योंकि दोस्तों एक छोटी सी लापरवाही की वजह से जिंदगी भर का दर्द बन सकता है। दोस्तों इस महिला ने तो हिम्मत और हौसले से अपने नरक जैसे 28 दिन काट कर जिंदगी की जंग को जीत ली है। लेकिन दोस्तों ना जाने अभी तक कितनी रमा वहां पर मदद का इंतजार कर रही होंगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस कहानी ने आपके दिल को झकझोर कर रख दिया होगा और इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों ऐसे अपराधियों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और सतर्क रहना चाहिए और दोस्तों दूसरों को भी जागरूक करना चाहिए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।